ये चैट जीपीटी ने भी बोल दिया अब 90% ऑफ द थिंग्स इट्स अ कॉन्फिडेंस भाई. इट्स स्टडी फॉर 1.5 घंटा. प्लीज फोकस के साथ पढ़. आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है मैथ्स मीनिया पे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैथ्स के रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर 4 है और आने वाले लेक्चर्स में ना हम ये जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसके जो टॉप क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 360 डिग्री रिवीजन के साथ तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो पहला क्वेश्चन, लता जो है वो एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदती है इतने की। क्या कर रहा है यार 9 के में. सॉरी माय बैड. 87 आएगा. रुक. रुक. कैसे. आंसर फिर 17 आ जाएगा है ना. पर रुक जा रहा है समझा हूँ. अच्छा.
करने वाला था, मैं तो भूल भी गया। निकालना सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। बता बता जो लिखा हूँ 8 17 वो किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। और 4 पंजे कितना होगा भैया? 20। ये मतलब तरीका है निकालने का। चार थोड़ा सा पहली बार कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आगे सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। 4 पंजे कितना होगा? 20। अब मुझे तो 20 17 जो है वो 20 से कम है या ज्यादा है? तो आपको 20 से कम है, कम है तो हमें कम वाली वैल्यू लेनी। यहाँ से हमें एक्चुअल जो है वो कम है तो कम वाली वैल्यू लेंगे, फिर 83 आ जाएगा। समझ गया। ठीक है। और इसका जो साल के बाद तो आपको बताना है कि जो ठीक है, कम है तो डिप्रिसिएशन रेट है वो कितना है। तो देखो भाई, शुरू में जो प्राइस है वो 30,000 है। अगर डिप्रिसिएट होगा, x% डिक्रीज कर जाएगा, तो वो आपका 100 माइनस 6.100 हो जाएगा। एक साल बाद, 2 साल बाद इसी को आप एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली ये आपका स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक बार और लिखोगे तो स्क्वायर। तो 2 साल के बाद जो उसका प्राइस हो जाता है वो 20,667 हो जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका 4 जीरो है और यहाँ पे आपका 4 जीरो है, जो कि चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं 3 से काट दूं इसको, 3 से परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, एक चीज है, दो तरीका है। पहला तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। दूसरा, आप इसको थोड़ा सा एक गेस वैल्यू गेस वर्क कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे 9 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 100 माइनस x की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो 100 माइनस x की वैल्यू है, जो पॉसिबिलिटी है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? इसके यूनिट प्लेस पे आपका आ सकता है 3 और 7, दो आ सकता है। मैंने क्या बोला? यूनिट प्लेस पे आपका तो जब आप 100 जब आप करोगे तो आप 100 अगर 0 में से है तो आपका एक ही ऑप्शन है, आपका सी वाला ऑप्शन निकाल सकते हो कि किसका स्क्वायर है। कैसे? जो हमें तरीका पता है, जो हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए यूज करते हैं, तो हमें दो दो का पेयर बना लेना, क्योंकि ये स्क्वायर देख रहे हैं हम। अगर क्यूब करते हैं तो तीन तीन का पेयर बनाते हैं। अब आपको पता है कि ये आपका जस्ट 8 से मतलब आपका पार नहीं। जैसे अगर मैं बोलता हूं 9 9 किसका लगाते हो? मैं जैसे अगर मैं 85 का स्क्वायर निकालूं, 85 का सबसे पहले 25 लिख देना होता है और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब एक आगे वाला 87 का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 83 का स्क्वायर होगा। सबसे पहले 25 लिख देना होता है और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब एक आगे वाले से 8 और 8 प्लस 1 9 72। तो ये 85 का स्क्वायर होगा। आपको पता है कि ये वैल्यू इससे छोटी है, तो ये 87 का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 83 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? ये 83 का ही स्क्वायर होगा। तो यहां से मुझे x की वैल्यू पता, सॉरी इसकी वैल्यू मुझे 83 पता चल गई कि 100 माइनस x की वैल्यू आपकी क्या है? 83 है, तो x की वैल्यू आपकी 17 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे कर लेते तो आपका ज्यादा समय बच जाता। क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहां से आपकी 100 माइनस x की वैल्यू आपकी 87 आ गई है, सॉरी 83 आ गई है। 83 आ गई है, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपकी यहां से 17 आ जाएगी। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट। दो पाइप ए और बी हैं जो किसी टैंक को 24 हम्म हम्म थर्टी टू मिनट्स में क्या करते हैं? 2 3 इंटू 4 बेसिकली ना, तो 12 8 96 होता है। 96 लिख लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पे भाई अगर मैं बात करूँ ए और बी की, तो 24 32, ठीक है।
8 इंटू 3 इंटू 4 बेसिकली ना, तो 12 8 96 होता है, 96 लिख लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 8 मिनट बाद हमने क्या किया, दोनों को पाइप ए को बंद T2, ठीक है। 8 इंटू 3 इंटू 4 बेसिकली ना, तो 12 8 96 होता है, 96 लिख लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 8 मिनट ए और बी की, तो 24 32, ठीक है। 8 इंटू 3 इंटू 4 बेसिकली ना, तो 12 8 96 होता है, 96 लिख लो डायरेक्ट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 8 मिनट बाद हमने क्या किया, दोनों को पाइप ए को बंद कर दिया बेसिकली। तो बेसिकली पाइप ए ने 8 मिनट तक भरा है, बाकी बी ने भरा है, और बी ने लास्ट तक। भरा है, शुरू से आखिर तक बी ने भरा है, लेकिन ए ने सिर्फ 8 मिनट भरा है। तो आप डायरेक्ट 8 चौक होता है 32, आप इसमें तुरंत 32 माइनस कर दो, क्योंकि ये आपका ए ने भरा है भाई। 8 चौक 32, इतना ए ने भरा है, आपका जो बच गया यहाँ पे 4 और 6, इतना भरा है बी ने, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बी ने शुरू से आखिरी तक भरा है। तो जो टाइम आएगा ना, ये बी ने कितने देर तक भरा है, उतना ही समय लगा है भरने में, तो यहाँ पे पूरा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 21 और 1/3 मतलब 21 और 1/3 मतलब 20 सेकंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी वाला। क्लियर है ना? अच्छा, 2-3 चीज आपको और बता देता हूँ जो आपको काम आएगी। वो ये है कि आपका जो 1 मीटर क्यूब होता है वो आपका 1000 लीटर होता है, ठीक है, कभी काम पड़ जाता है इसका। और जो आपका 1 लीटर होता है वो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये आपके कभी कभी ना जैसे पूछ लेता है ना कि भाई टैंक की कैपेसिटी वगैरह देके पूछ लेता है, समय कितना लगेगा टैंक की कैपेसिटी, तो उसमें ये चीज काम आती है। तो ये यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। भाई ये बहुत काम की चीज़ है। 1 मीटर क्यूब होता है वो आपका 1000 लीटर होता है, ठीक है, कभी कभी काम पड़ जाता है इसका। 1000 सेंटीमीटर। और जो आपका 1 लीटर होता है वो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, कन्वर्जेंस। भाई वो को छोटा लीटर में कन्वर्ट करना, या फिर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में। ये यूनिट कन्वर्जन अक्सर डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज होती हैं, लेकिन आज बहुत ही आसान मेथड के साथ सीखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो रूल आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर में आपने याद रखने हैं। तो इस तरह के जितने भी कन्वर्जन हैं, तो अगर होता है 1000 लीटर, देख के समझ आ रहा है कि रखना है, यानी कि तो ये 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब है ना, मैं इसे 1 मीटर m क्यूब हो जाएगी 100, क्या बना 5 सेंटीमीटर क्यूब में। ओ सही बात है। मीटर और सेंटीमीटर क्यूब का अगर रिलेशन निकालना है तो हर मीटर की जगह 100 रख दें। मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 6 टाइम 0 है, 6 टाइम 0 मतलब 10 पावर 6, यानी कि 1 मीटर क्यूब किसको इक्वल होता है, 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि आप कन्वर्ट करिए, ध्यान से देखते हैं कि अगर हमें 25 मीटर क्यूब हो, कितना हो 25 मीटर क्यूब हो कि जी इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो अब हमें ये समझ आना चाहिए कि जी 25 तो है ही है। सेंटीमीटर क्यूब के लिए हर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, 2 की पावर 25 को किससे मल्टीप्लाई भी पढ़ सकते हैं, तो डिवाइड 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, अब नीचे 3 जीरो रह गई, 2000। ये वाला अच्छा तरीका था, है ना? ये वाला अच्छा। अबे यार क्या हो रहा है?
ने हमेशा कम ये भी याद रखना, क्योंकि ये आपके कभी कभी ना जैसे पूछ लेता है ना कि भाई टैंक की कैपेसिटी वगैरह देके पूछ लेता है समय कितना लगेगा टैंक की कैपेसिटी, तो उसमें ये चीज काम आती है, तो ये यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। सीमा bought a mobile and a laptop at a certain price. She sold the mobile at 10% gain and laptop at वाली वैल्यू 25% gain. She found that the cost price of mobile जो है फोकस कर ले मेरी भाई, फोकस कर ले मेरे भाई, फोकस कर ले मेरे भाई। क्या ओ यस, फोकस प्लीज, फोकस फोकस। पोस्टर सेंड करता होगा फोकस। बी वो आपके सेलिंग प्राइस के लैपटॉप के इक्वल है, तो प्रॉफिट कोई तरीका हो सकता है इसका? नहीं, ठीक है, मैं और बताना है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो मोबाइल को उसने 10% गेन पे भेजा है, मतलब 10 का सामान उसने 11 पे बेचा है। ये बात कर रहा हूं मैं मोबाइल की। किसकी बात कर रहा हूं? मोबाइल की। अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, तो उस पर 25% मतलब 4 का सामान उसने 5 पे बेचा है। साथ में आपको क्या दिया कि जो मोबाइल का कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है लैपटॉप का, वो दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इसमें बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे हमने उसको सेम कर दिया। सेम क्या मुझे दिख रहा है कि 18 का सामान जो है वो बेसिकली आपका 21 रुपीज में बेचा गया है, मतलब 6 का सामान 7 रुपए में बेचा गया है, मतलब आपको 1 का प्रॉफिट हुआ है 6 पे, मतलब 16.67 आपका प्रॉफिट हुआ है। आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। एक बेचा गया है, मतलब 6 का सामान 7 रुपए में बेचा गया है, मतलब आपको 1 का प्रॉफिट हुआ है 6 पे, मतलब 16.67 आपका प्रॉफिट हुआ है। आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
आ जाओ नेक्स्ट। एक टेलीविजन है जिसका मार्क प्राइस 50,000 है, स्टोर जो है उसको 25% डिस्काउंट ऑफर। आ जाओ नेक्स्ट। एक टेलीविजन है जिसका मार्क प्राइस 50,000। बी। है स्टोर जो है उसको 25% डिस्काउंट ऑफर करता है और 10% का और डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है। और इसके डिस्काउंट के बाद जो बायर है उसको 5% जीएसटी भी पे करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेड बाय बायर। अच्छा चलो आप मुझे बताओ कि 5% जीएसटी किन किन आइटम पे, 2-3 आइटम बनाना मुझे इस पे लगता है, ठीक है। 18% किस पे लगता है, 28% किस पे लगता है, बस ऐसे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो। तो बेसिकली जब पहले आप तो बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पे 5% पे करना पड़ रहा है, ये 50,000। मतलब यहाँ पे मेन चीज कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे लोग यहाँ पे 5% डिस्काउंट मान लेंगे, डिस्काउंट नहीं है, जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। ये 6 से तो आपकी है मतलब थोड़ा और तो ठीक है। 2 0 से लगता है पॉइंट में इसका मल्टीपल ये नहीं है, मतलब आपका ये दोनों आंसर करेगा तो वैसे भी आपको बताया पॉइंट में आएगा, तो ये दोनों आंसर वैसे भी नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, 5 4 9 3 3 7 12 है, ये आपका है क्या, ये आपका है, ठीक है, नो का मल्टीपल ये आपका है। तो क्या करें, एक बार 7 का भी मल्टीपल देख लेते हैं ना, क्योंकि हम क्यों ही कैलकुलेशन करें पूरी। 10 है, 9 का मल्टीपल अगर मैं देख लूं 6 3 9 7 12, 9 का मल्टीपल ये नहीं है और 9 का मल्टीपल आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। रुक जा हो गया सॉल्व। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 190 को पहली बात आप देखो समय कौन ज्यादा ले रहा है, समय अनमोल ज्यादा ले रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि अनमोल की स्पीड ए है और निखिल की स्पीड एन है, ठीक है। आप एक्स वाई क्यों ही मानोगे, एस वन एस टू क्यों ही मानोगे, मतलब ऐसे चीजें मानो जो आपको बाद में देखने में भी आसान लगे। ये मत देखना पड़े कि आपने एक्स किसको माना था, वाई किसको, इसलिए कह रहा हूं। तो अनमोल की स्पीड ए है, निखिल की स्पीड एन है। समय किसको ज्यादा लग रहा है, अनमोल को ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो अनमोल को कितना समय लग रहा है और निखिल को कितना समय लग रहा है, इसका जो डिफरेंस दिया वो आपको 9 दिया। तो टाइम कैसे निकाल दो, टाइम आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल दो। डिस्टेंस ये और स्पीड आपने इसकी ए मानी है, तो 192 डिवाइड बाई ए माइनस 192 डिवाइड बाई एन, ये आपको दिया है 9 आवर्स। अब देखो, अगर अनमोल अपनी स्पीड को डबल कर देता है तब वो 7 घंटे कम लेता है निखिल से। तो समय ज्यादा कौन ले रहा है, समय निखिल ज्यादा ले रहा है। तो अब निखिल के समय में से अनमोल के समय को माइनस कर दोगे तो उसकी वैल्यू 7 है। तो 192 डिवाइड बाई एन, क्योंकि इसकी स्पीड अभी भी एन है, लेकिन अनमोल ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया। तो अगर उसकी स्पीड 8 थी तो अब उसकी स्पीड 2a हो चुकी है, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 7। आपको अनमोल की स्पीड निकालना है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका ये देखो इससे चला गया, या इससे माइनस हो जाएगा, तो आपका 192/2a ही बचेगा। क्या बचेगा, तो
क्लियर है ना? क्लियर है? मतलब यार वो भी इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज का आपको अगर स्पीड दिया होता है और आपसे पूछता है कि वो 1 घंटे के लिए कितने समय के लिए कितने मिनट्स के लिए वो रुका था, ठीक है? तो मैंने कल बताया था, आप उसका कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है? मतलब ऐसे लिख कर देना फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? मैंने ये बोला था कि अगर 3 इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 इक्वल टाइम में, लाइक वो 2 घंटे के लिए S1 स्पीड से, 2 घंटे के लिए S2 स्पीड से, और तो 2 घंटे के लिए S3 स्पीड से अगर जा रहा है तो उनका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये भी आप मुझे बताओगे। आ जाओ नेक्स्ट। देखो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। मेरे को दस्त होगा सब, उल्टी हुई थी, अच्छा। बिल्कुल गई ना मार से लैब है चाहिए इतनी कर हम तो बस एक बेटा ना ये समझ के धरा के एक दिन आने लगी मन छोड़ दिया नहीं, ले नहीं सके। क्यों? क्यों लेनी है ये? उसके बाद हम ये थोड़ा समझेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है? अच्छा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना इन 1.5 इयर्स एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीन कंपाउंडेड हाफ ईयर। अब देखो एक बात समझा, पहली बात तो आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली 2% 2% 2% 6 महीने के लिए लगेगा, मतलब 3 बार लगेगा, ठीक है? 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, और आपको वही निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है, ठीक है? तो देखो बहुत ही छोटी वैल्यू, ऊपर से ये बहुत ही साफ साफ वैल्यू दिख रही है, ठीक है? तो अगर आप इसका 2% बहुत ही इजीली निकाल सकते हो तो इसको हम बेसिकली आराम से लेडर मेथड, जो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे ये वाला मेथड से करोगे। तो देखो भाई ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, 2 लाख, 2 जीरो हटा दो तो ये इसका 1% हो गया, आपको 2% निकालना, तो इसका 2% 4000 हो गया, तो 4000 ऐसे लिखोगे, 4000 ऐसे लिखोगे और 4000 ऐसे लिखोगे। अब इसका 2% कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि इसका 1% इतना है, 1% इतना है, तो 2% इसका डबल पॉइंट, तो एकदम वो एसआई होता है। क्या होता है?
एस आई, जो ये वाली लाइन होती है ना वो आपकी एस आई होती है। जैसे अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना होके सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एस आई होता। क्या होता है, ये आपका एस आई होता, सिंपल इंटरेस्ट होता। जब भी आप इस मेथड से निकालते हो तो जो ये पहला वाला कॉलम आता है ना ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो ये वाला पोर्शन है, मतलब पहला कॉलम छोड़ के जो बाकी पोर्शन है ये आपका आता है एस आई और सी आई का डिफरेंस, या सी आई माइनस एस आई लिख देता हूं मैं, बेसिकली एस आई सी आई डिफरेंस, सी आई और एस आई का डिफरेंस। समझ में आएगा? चाहे आपसे बोल दे 4 साल के एसआईसी का डिफरेंस निकाल दो, 4 साल के लिए मान लो कंपाउंडेड एनुअली, आप ऐसे करोगे, अब 4 साल के लिए निकाल लो, ये आप दे यहाँ पे कुछ लिखोगे, यहाँ पे कुछ लिखोगे, यहाँ पे कुछ लिखोगे, ऐसे करते हो लेटर वाले मेथड से। तो समझ आना कि ये एसआई है और आपको पता है ये पूरा सीआई है, जो आपने क्योंकि सीआई आप ऐसे निकालते हो पूरा सीआई है, तो ये क्या होगा, ये आपका सीआई माइनस एसआई होगा। एसआई सीआई का डिफरेंस फॉर 4 इयर्स हो गया, फॉर 4 इयर्स, फॉर 4th ईयर नहीं, वो डिफरेंस हो जाता है, मतलब डिफरेंट है। अगर मैं बोल दूं एसआई सीआई का डिफरेंस 3 साल के लिए और एसआई सीआई का डिफरेंस तीसरे साल के लिए, तो दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। समझ रहे हो? तीन साल के लिए मतलब कि पहले दूसरे तीसरे साल में जो एसआई है और पहले दूसरे तीसरे में जो सीआई उसका डिफरेंस, और 3rd ईयर का मतलब सिर्फ तीसरे साल में जो एसआई और तीसरे साल में जो सीआई उसका डिफरेंस। सिर्फ तीसरे साल की बात हो रही है जब 3rd ईयर होता है, और जब पहले दूसरे तीसरे तीनों साल की बात होती है तो उसको हम 3 साल के लिए बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और आपसे पूछते हैं। एसआई सीआई डिफरेंस फॉर 2 इयर्स व्हेन कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा हूं, कंपाउंडेड एनुअली, तो क्या होता है वो पी मतलब प्रिंसिपल के R% का R% होता है, जो भी आपको रेट दिया है, तो P के R% का R% क्या होता है, एसआई सीआई का डिफरेंस फॉर 2 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, इसको वो डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं 1 साल के लिए लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बात एक ही है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई रेट मान लो 10 है, 10 है, आपको डिफरेंस बताना है 1 ईयर में, 1 ईयर में, लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, बस वही 5-5% 2 बार हो रही है। यहाँ पे 2 साल में था 10% 2 साल हो रहा था, यहाँ पे 5-5%। तो रेट आपको क्या लेना, रेट आपको 5 लेना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप इस केस में, पी के 5% का 5% ये करोगे। क्लियर है? तो हाँ, क्वेश्चन है तभी समझूंगा, वैसे नहीं समझ आएगा। तुम अब कॉमन ले सकते हो दोनों। दोनों में से, ठीक है? तो यहाँ पे रूट है, तो कहाँ पे है, यहाँ पे आपका 2.5 है और यहाँ पे आपका 1.5 है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सी अब जो इन ऑफ ए बी एचसीएफ जो होता है, मैंने मन बात ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे 8 एट द ठीक है 50 के इन्वेस्ट की नहीं क्या इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन दूंगा भाई, तो यहाँ 4 यहाँ से के लिए 1 साल में किया इस पर ये बेसिकली 8 महीने बाद आई है। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद आई है। एक सॉलिड रबर स्फीयर है जिसका वेट 40 किलोग्राम है। हाय राम जी। हाय राम जी।
यार ये कैसे गलत हो रहा है, उस टाइम पे सही करा था मैंने। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी ना, तो मास बाय वॉल्यूम वही तो कर रहा हूँ। मास बाय वॉल्यूम, स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 बाई आर क्यूब। इस केस में 4 होगा 64 इज इक्वल टू इसका मास डिवाइडेड बाय होलो स्फेयर है। वन 85 आ गया। गलती कहाँ कर रहा था, होल और ये मैंने लिख रखा है होलो स्फेयर का वॉल्यूम, फिर भी इट्स गलती कर रहा हूँ। डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यूजिंग द सेम मटेरियल हॉलो स्फीयर इज मेड विद एन आउटर डायमीटर इतना है, इनर डायमीटर इतना, तो आपको बताना है कि इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो एक सॉलिड रबल स्फीयर वेट 40 किलोमीटर मैंने सुना। अच्छा यहाँ पे ठीक है, डेंसिटी सेम होगी ना। ये क्यूब 8 और चलो देख लेते हैं भाई, 5 सेंट पे आएगा, वो आपका आएगा तब तो दिखेगा। ये इफ किया गया है यहाँ पे इनटू 5 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर है, तो इसमें गॉट एन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम तो समझ आ गई, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे फिर होलो स्फीयर का। अच्छा, वॉल्यूम ऐसे निकलेगी, बाकी तो देख ही लिया तूने। ठीक है, तो 4% in his sales amount. In the first year and 25% in the second year. Also with this his current sales are इतना, तो इसका 2 साल पहले सेल्स कितना था, तो भाई सेल्स मान लो इसका P था, फिर इसका 25% सॉरी 4% हाइक कर गया, मतलब 26/25 हो गया, फिर 25% हाइक कर गया, मतलब 5/4 हो गया। तो अब जो सेल्स हो गई है वो आपकी इतनी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा 5 बच्चे काट दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप काट दो 2 से और आप काट दो 13 से, इसको 13 से काट दो, 13 से करने इसको काट दो 13 से,
तो 13 करना होता है 13, 13 करना होता है 13, 13 से छोटा 70, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 दूनी 10 है, यहाँ पे पी की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। अब पेयर ऑफ सूजी पढ़ ले, फोकस करके पढ़ ले। सोल्ड बाय अ रिटेलर एट 20% डिस्काउंट। इसको प्रॉफिट 4 की मैंने मान लिया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 मान लेता हूं मैं, ठीक है 100 मान लेता हूं, फिर आगे देखेंगे। तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है। क्या है कॉस्ट प्राइस 100 है, सीपी हमारा 100 है, ठीक है सीपी हमारा 100 है और इसको प्रॉफिट हो रहा है 28% का, मतलब 128/100। ये कॉस्ट प्राइस मैं इधर लिख लेता हूं 100 और अब मैं यहाँ पे मैं निकालूंगा मार्केट प्राइस। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस जो है 20% डिस्काउंट मिला है, मतलब ये बेसिकली आपकी 4 की वैल्यू आपको 5 की वैल्यू निकालना है, तो डिवाइड बाई 4 5। तो यहाँ से आपका 100 से आपका चला गया 100, यहाँ से आपका 5 से ये चला जाएगा, 4 से पहले काटता हूँ तो 4 से आपका चला गया 32, ठीक है 5 से आपके चला जाएगा 20 बार और यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 5:8। अच्छा आपने पूछा कि आपका सीपी और एमपी का रेशियो आया है, आपको एमपी और सीपी का रेशियो बताना है तो आपका 8:5 आ जाएगा 5। तो है तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है। क्या है कॉस्ट प्राइस 100 है, सीपी हमारा 100 है, ठीक है सीपी हमारा 100 है और इसको प्रॉफिट हो रहा है 28% का, मतलब 128/100। ये कॉस्ट प्राइस मैं इधर लिख लेता हूं 100 और अब मैं यहाँ पे मैं निकालूंगा मार्केट प्राइस। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस जो है 20% डिस्काउंट मिला है, मतलब ये बेसिकली आपकी 4 की 4 की वैल्यू वैल्यू आपको 5 वैल्यू निकालना है, अच्छा ठीक है। तो डिवाइड बाय 5 बचेगा। क्लियर? हाँ यार फिर इसमें ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इस वाले तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे
AEB, huh? Is that अच्छा यार इस क्वेश्चन क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जहाँ पे बीडी जो है ठीक एक ट्रायंगल हमें क्या दिया है सी एक 50 तो इसको थोड़ा बड़ा है वो हमें 51 तो आसान है के सम के बराबर होगा तो एक तो अगर ये 90 है ये 16 है तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 74 हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 74 हो जाएगा और आपको पता है कि ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक्सटर्नल एंगल है जिसका जो होगा वैल्यू वो इन दोनों इंटरनल एंगल ट्रायंगल लिखते हैं इससे इस जो बीडी है वो परपेंडिकुलर है एसी पे तो देखो ध्यान से मतलब ये तो रिवाइज कर रहा था बिल्कुल आपको डायरेक्शन नहीं लेंगे ये तो रिपीटेड है इसको 9 घंटे लगे थे उसको 6 घंटे लग रहे हैं इवन रिपीटेड है फिर भी कर लिए इसको 9 घंटे लग रहे हैं इसको 6 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड इसकी 6 होगी इसकी 9 होगी यानी इसकी 2-3 होगी स्पीड 18 इनका है टोटल टाइम ठीक है ये जो है वो 2 घंटे चल चुकी होगी तो 4 घटा देंगे 14/5 तो 2 4/5 तो 2 घंटे और 4/5 कितना हो जाता है 48 मिनट 10 48 छोड़ देंगे तो 11-13 तो आप देखोगे कि जो ट्रेन ए है वो जो कि 8:25 फर्स्ट टाइम क्या उसी समय मिलेंगे अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ से एक रिजल्ट याद आ रहा है जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ देखो एक रिजल्ट ये है कि यहाँ से एक बंदे ये यहाँ से इधर जा रहा है ये यहाँ से इधर जा रहा है ये S1 की स्पीड से जा रहा है ये S2 की स्पीड से जा रहा है ठीक है ये यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं ये यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलने के बाद ये जो S1 स्पीड से जा रहा था क्योंकि ये आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जब ये यहाँ जा रहे थे S1 स्पीड S2 स्पीड से ये यहाँ मिलते हैं यहाँ पे मिलने के बाद ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुंचने में T1 टाइम लेते हैं कौन जो S1 स्पीड से है और ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुंचने पे लेते हैं और यहाँ पे बॉटम में एक है जो खाली कर रहा है अगर तीनों को मैं साथ में खोल दूं तो ये आपका 24 मिनट में फिल हो जाता है आपको बताना है कि अगर ये वो होते हैं 30 देंगे आज नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं
भाई अगर आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर कोसेक है ही नहीं, कोस साइन में कोस ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस साइन का कोस स्क्वायर बन जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस कोस बच जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दिस? आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। There are 2 plus sin cos r. I need to pee. I will be back. Cos plus sin cos और आ sin जाएगा। पर स्क्वायर प्लस बी Cos तो ऊपर आपका plus सी स्क्वायर माइनस एस है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे। अरे ये वाली बेसिक गलती मैं बहुत बार करता हूँ यार, when taking when a number is in fraction so it will like इसके में भी तो जाएगा न्यूमरेटर में यार, ये गलती मैं काफी बार करता हूँ। तो ऊपर आपका सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आप ब्रेक एक cos minus sin plus क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है भी होता है, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे एस का 1 होता है, तो ये आपका 1 प्लस हॉलो हेमिस्फीयर b इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, तो ये आपका sec स्क्वायर 54 है, आपका sec स्क्वायर से sin स्क्वायर चलेगा तो 2 बचेगा, तो क्या बचा s माइनस c प्लस 2। और नहीं कर सकते थे पेन हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसको हम एक मेटल से
आ रहा है जिसकी डेंसिटी सी में इतनी दी हुई है, तो अगर इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस ठीक है ना, कितना रहता तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 8 1 9 5 4 9 ये हो सकता है, 8 8 16 और 4 4 8 4/3 क्या हो गया 4/3 माइनस, तो डेंसिटी कर दो मास आ जाएगा, मल्टीपल ऑयल इन में टिक कर दो, क्या कर दो 11 का मल्टीपल टिक कर दो, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट। मनोज हैव आई स्टार्टेड दिस हैज 200 लीटर्स ऑफ ऑयल ए HCF लेना है, इसका 10 से नहीं जाएगा, 8 से ये तो चला जाएगा, ये जाएगा 24 3 नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 से एंड 274 लीटर कंटेनर से पूछा, अगर कंटेनर पूछता तो आपको एक्सएफ लेके डिवाइड करना पड़ता, समझ रहे हो। तो जब भी ऐसा पूछे कि मैक्सिमम आप कितना इसके अंदर फिट कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि एक रूम है, इसका साइज दिया हुआ है, आप स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हो, ठीक है, तो स्क्वायर की आप इस टाइल्स की मैक्सिमम साइज क्या लो कि इधर भी आपके सारे टाइल्स इंटीग्रल वैल्यू में लगे, इधर भी आपके इंटीग्रल वैल्यूज में लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे एक्सएफ, एक्सएफ क्या देगा, एक्सएफ आपको देगा कि इस टाइल्स का साइज क्या होना चाहिए, कितना बाय कितना होना चाहिए, कितना बाय कितना, वो भी आप स्क्वायर से क्या है तो मतलब ये दोनों साइड बराबर ही है, तो आपका ये जो आप एक्सएफ निकालोगे ना, वो आपको ये बताएगा कि इस टाइल का साइज क्या है, ये नहीं बताएगा कितनी टाइल्स लग रही है, टाइल्स कितनी लग रही है उसके लिए आपको इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड करना, कितने लगे अब इससे डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट निकालने लगो, ठीक है। 8 बटे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्या बोला मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इसको आपको जो फ्रैक्शंस आपको दिया होता है, सबसे पहला जो वर्क होता है आपको इसको काटना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपको चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपका सबसे पहला काम क्या है कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और आपका 4/5 हो जाएगा। ये आपका सबसे पहला काम होता है। अगर आप नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए कह रहा हूं सबसे पहला काम जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने होता है, सबसे मेन स्टेप होता है। अब अगर एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे, नीचे वाले का एचसीएफ ले लोगे। तो ये जो है ना स्टेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो ये वाला स्टेप है जो आपने यहां से यहां स्टेप किया है, ये वाला जो स्टेप किया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसका अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो यहां पे एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आ रहा है, ऊपर वाले का जो एलसीएम आ रहा है वो आपका आ रहा है 4 और नीचे का एचसीएफ बना रहा है, तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ के केस में आप ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 आ रहा है और नीचे वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, नीचे वाले का एलसीएम 15 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/15। मान लो तो नीचे वाले का एलसीएम को एरिया बताना है, ये तो करना एक बात पहली बात ये समझ लो कि यहाँ पे भाई ये x है और ये x से छोटी वैल्यू, ये x से छोटी वैल्यू, मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐड का 3x माइनस 20 आप x है यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो छोड़ी दो अभी के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 18 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 625 और आपका 324 आपका 949, तो प्लस 949 और यहाँ पे माइनस 18x माइनस 20 सॉरी 18x नहीं, यहाँ पे माइनस 2a भी आएगा जो कि 36x होगा और यहाँ पे 50x होगा, तो माइनस 86x इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ से आप इजीली यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो यहाँ पे x से आपका x4 9 11 से नहीं जा रहा है 30, तो 18 जो कि आपका आ जाएगा 11 का तो 13 into 70 और इसका आपको दिखा होगा कि जो सम है वो भी आपका 86 है, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 73 आ जाएगी और 17 आ जाएगी। 17 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 17 अगर x की आपका 73 का 53, तो इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो हुआ भाई, इसमें मैं अटक गया था भाई, बस स्ट्रेंज हुआ इस सवाल में मैं अटक गया था। सबसे पहले 31 का मल्टीपल होगा, वो जो भी आएगा, उसमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही था, बट मैं अगर इसको जेन्युइन तरीके से सोल्व आपको इतना दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर देखूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 31 मल्टीपल होगा। अब 31 का मल्टीपल आप कहाँ देखते फिरोगे, ठीक है। वैसे चलो देख लेते हैं 31 का मल्टीपल क्या ये है, नहीं है,
क्या ये नहीं देख है। 31 अच्छा वो भी है, रुक जा। अबे यार करना पड़ेगा फिर। ना वी है फिर। बी है। मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है। बी है। क्या ये 30 तो आपका 131 का मल्टीपल ये भी नहीं, इसे दिया है 2x 3x, इंटीजर बच जाएगा तो x आएगा, बीटा मल्टीपल एक ही है, क्लियर है। यहाँ पे आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया और आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब यहाँ सी बाई ए पूछा है। पे आपको बेसिकली अल्फा के सी क्या है, सी होता है, ऐसे बोल सकते हो कि x स्क्वायर माइनस रूट्स ना आपको, कि यहाँ पे चलो मैं एक लाइन थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या है सी की जगह आपका ये है, यहाँ पे आप देखोगे सी की जगह क्या है, सी की जगह आप सी क्या होता है आपका एक्स कोएफिशिएंट 3 बाई आएगा ना, ये तो याद है वो बी 44 केजी गलती से रीड हो गया है ना भाई, भाई दो जगह देखो भाई क्या होता है, हमको हरट्टा मार के 35 टू 40 रीड करो ना, कहीं ना कहीं तो कुछ चेंज गड़बड़ हुआ है ना, तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। देखो पहली बात तो एवरेज को मैं मतलब अलग तरीके से डील करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज में कंफ्यूजन होती है, लाइक बहुत ही कभी क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग नहीं सोच पाता कि यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है, ऐसा होता है क्योंकि आपने क्या किया है, आप हरट्टा मार के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इन केस में आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मेरा एक एवरेज का वीडियो है यूट्यूब पे मिल 10 बॉयज का जो एवरेज है वो 70 पे आएगा, कि दो जगह पे जहां पे 54 केजी लिखा गया था वहां पे मैंने गलती से 44 केजी उसको पढ़ लिया, मतलब मैंने क्योंकि आया है और मतलब मेरा जो है कम लेके मुझे करना चाहिए था, यहाँ पे माइनस हो रहा है 5, तो मैं 1570 किलो है, सबको बताइए आ जाएगा, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे, एक वर्टिकल स्टिक है 40 मीटर लॉन्ग है, जिसकी जो साइडों पे 5 मीटर लॉन्ग है, सेम टाइम पे एक टावर है जो कि 44 5 मीटर लॉन्ग है, उसका जो केस कास्ट कर रहा है 26 होता है, आप उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेरे को टाइम लगा था, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को टाइम लगा था।
देखो 545 है। क्या कह रहा है कि ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर टेक्स 24 सेकंड्स टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले तो अगर मैं तो 2 पॉइंट हो जाएगा तो 135 किलोमीटर अपोजिट ऑफ ट्रेन ए। अगर मैं इसका x मान लूं तो इसका 1.5 x हो जाएगा। तो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका आ गया ठीक। अगर मैं ठीक काट दूं तो 1.5 x क्या जाएगी। इसका मैं 1.5 x कर ब्रिज ट्रेन एडिस कर दूं तो यहाँ पे अब आप 540 सॉरी ब्रिज की जो लेंथ आ जाएगी ब्रिज की जो डिजिटल नोट से वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की टेरिटरी और उसमें रहने वाले लोगों पर अप्लाई होता है। पिछली वीडियो में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को डिटेल में कवर कर लिया था और अब हम बात करेंगे इस टेरिटरी में रहने वाले लोगों की। आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो साथ ही साथ बंटवारा भी हो गया। अनडिवाइडेड इंडिया को विभाजित करके इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाए गए। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों से लार्ज स्केल पर लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे तो कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ रहे थे। पार्टीशन के ऑलमोस्ट 1 साल के बाद तक भी लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी। कोई भी इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकता था। इस पर एक रोक लगाने के लिए 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू किया गया। इसका मतलब अब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लोगों को पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच लोगों ने माइग्रेट किया मगर गवर्नमेंट की परमिशन से। ये परमिट सिस्टम बेसिकली पासपोर्ट और वीजा का अल्टरनेटिव था क्योंकि नए नए देश बने थे। पासपोर्ट कहाँ से आएगा और वीजा डिपार्टमेंट वगैरह सेटअप होने में तो थोड़ा टाइम लगता है और वैसे भी इतने मास स्केल पर पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही थी तो इनिशियली इसे परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया गया और फिर 1950 में जाकर पासपोर्ट और वीजा मैंडेटरी हुआ। अब हम अगर इंडिया की बात करें तो पार्टीशन के बाद इतने सारे लोग यहाँ आए और कितने गए और ऐसे भी लोग होंगे जो कि पाकिस्तान जाके फिर वापस से लौट आए और बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो यहीं बस गए। देश आज़ाद होने के बाद भी वापस ब्रिटेन नहीं गए। और हाँ, उन लोगों का क्या जो सदियों से यहाँ पर रह रहे थे बट जब देश आज़ाद हुआ उस समय में भी किसी काम की वजह से दूसरे देश में रह रहे थे। अब इतने सारे केसेस हैं। अब इनमें से किसको भारत का नागरिक माना जाए और किसको नहीं। अब इसका आंसर सिंपल है, कौन नागरिक है और कौन नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्धारित करता है। बट बात कर रहे हैं 1947 के आसपास की और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आप समझ सकते हो कि जो केसेस हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किए उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन 2-2.5 साल में क्रिएट हो गए होंगे। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को समझेंगे जो कि हमें सिटीजनशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। पार्ट 2 में कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 हमें ये बताते हैं कि 26 जनवरी मैं तो स्केड्यूल भूल गया था शुरू वाले थे। अरे भाई मैं वो ट्रिक भूल गया, रुक जा। ट्रिक भूल गया भाई। यू शुड फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूके, ऐसा कुछ था। स्केड्यूल वाले ट्रिक, स्केड्यूल पार्ट्स। You can fly directly from US to You can fly directly from US to UK. 1950 को You can fly directly from US to UK to make यानी वो दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन किस आधार पर यह डिसाइड किया गया कि कौन You can fly directly.
शाम शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल नहीं पार्ट 10। नागरिक है और कौन नहीं। इसके बाद आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी आर्टिकल 9 में हमें लॉस ऑफ सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड डिटेल्स मिलती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 भारत के पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना सके। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 को समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस पर अप्लाई हो सकता है और उसके बाद उस पर्टिकुलर आर्टिकल की कुछ कंडीशंस होंगी जिसके बेस पर ये तय होगा कि ये आर्टिकल जिस इंसान पर अप्लाई हो रहा है या 26 जनवरी 1950 को उसे नागरिक माना जा सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए है जिनका डोमिसाइल इंडिया है। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया है और उनकी 3 जनरेशन में से एटलीस्ट कोई तो इंडिया में पैदा हुआ हो। आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले आए थे बट बाद में 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वापस इंडिया लौट आए। आर्टिकल 8 उन लोगों पर अप्लाई हो सकता है जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे और उनकी 3 जनरेशन में से कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। हम इन सभी आर्टिकल्स को कंडीशंस के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए है जिनका डोमिसाइल इंडिया है। डोमिसाइल का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इंडिया में रहता है और इंडिया को ही अपना परमानेंट घर मानता है तो उसका डोमिसाइल इंडिया होगा। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पार्टीशन के बावजूद कभी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा होगा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल 5 किन लोगों पर अप्लाई होता है। बट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन सभी लोगों को भारत का नागरिक मानता है जो इंडिया में रहते थे और जिन्होंने कभी माइग्रेट करने के बारे में सोचा नहीं? जी नहीं। इससे तो बस इतना ही साबित होता है कि ऐसे लोगों पर आर्टिकल 5 अप्लाई हो सकता है। बट आर्टिकल 5 में 3 कंडीशंस हैं। जो इंसान आर्टिकल 5 के दायरे में आता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के वक्त भारत का नागरिक बनने के लिए इन 3 में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर उसके मम्मी या पापा में से कोई तो इंडिया में पैदा हुआ हो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक तब तक इंडिया में उसे रहते हुए एटलीस्ट 5 साल हो चुके होने चाहिए थे। इन तीनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। अगर आर्टिकल 5 के थ्रू नागरिकता चाहिए तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर किसी इंसान के पास 26 जनवरी 1950 में इंडिया का डोमिसाइल था यानी वो इंडिया में रहता भी था और इंडिया को अपना परमानेंट घर मानता है तो ऐसे इंसान को फिर और क्या प्रूफ करने की जरूरत है? ऐसे इंसान को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती? तो चलिए ऐसे ही एक इंसान का सिटीजनशिप टेस्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में रहते थे। काफी लोगों का यहाँ पर अपना घर भी था और वो इंडिया छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। इस हिसाब से उनके पास इंडिया का डोमिसाइल था और इसीलिए आर्टिकल 5 ऐसे लोगों पर लागू हुआ। बट ऐसे सभी लोगों को सिटीजनशिप तो नहीं दी जा सकती क्योंकि आर्टिकल 5 की तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन उन पर फिट नहीं बैठती थी। इस वीडियो में हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड जरूरी डिटेल्स, बैकग्राउंड और आर्टिकल 5 को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 6 से आर्टिकल 11 को कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 5 को कवर कर लिया था और अब हम देखेंगे आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 6 उन लोगों पर अप्लाई होता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए। अब ये लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए या उसके बाद आए, इसके बेस पर सिटीजनशिप की कंडीशंस भी अलग अलग हैं। बट 19 जुलाई 1948 ही क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस दिन? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 19 जुलाई 1948 वो दिन था जिस दिन परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी 19 जुलाई के बाद से केवल वो ही लोग पाकिस्तान से इंडिया आ पाए जिनके पास प्रॉपर परमिशंस थी। लेकिन एक कंडीशन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आने वाले सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वो 19 जुलाई से पहले आए हो या बाद में। दोनों ही केस में या तो माइग्रेटेड पर्सन खुद या उसके मम्मी या पापा में से कोई या फिर उसके दादा या दादी में से किसी का तो जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और माइग्रेटेड पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है तो यहाँ पर आने के बाद से 26 जनवरी 1950 तक वो इंडिया में ही रह रहा था। तो ऐसे माइग्रेटेड लोगों को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। इसके अलावा वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए या तो माइग्रेटेड पर्सन खुद या उसके मम्मी या पापा में से कोई या फिर उसके दादा या दादी में से किसी का तो जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऐसे माइग्रेटेड लोगों को सिटीजन बनने के लिए भारत में आकर 6 महीने रहने के बाद अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी था एज अ सिटीजन। जिन लोगों ने भी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई की उन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। तो ये था आर्टिकल 6 जो उन लोगों पर अप्लाई होता था जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए। अब देखते हैं आर्टिकल 7 जो उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे बट बाद में 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वापस आ गए। इन लोगों को बस इतना ही करना था कि वापस आकर इंडिया में 6 महीने रहने के बाद अपने आप को एज अ सिटीजन रजिस्टर करवाना था। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया उन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। लेकिन यहाँ पर जो डेट है 1 मार्च 1947 इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली ये वो डेट है जिस दिन पार्टीशन को जो उन लोगों इसमें 1 जुलाई
18 जुलाई के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, बट बाद में 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वापस आ गए। इन लोगों को बस इतना ही करना था कि वापस आकर इंडिया में 6 महीने रहने के बाद अपने आप को एज ए सिटीजन रजिस्टर करवाना था, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया उन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। लेकिन यहाँ पर जो डेट है 1 मार्च 1947, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली ये वो डेट है जिस दिन पार्टीशन को लेकर दंगे शुरू हो गए थे, जिसके कारण हजारों लाखों लोग पलायन कर चुके थे। तो ऐसे लोग जब वापस इंडिया आए तो उन्हीं में से कौन नागरिक है और कौन नहीं, ये जानने के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए है जो इंडिया में नहीं बल्कि किसी और देश में रह रहे थे, जबकि या तो वो खुद या फिर उनके मम्मी या पापा या फिर उनके दादा या दादी में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो जहां पर भी रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, वहां के इंडियन डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास जाकर उन्हें अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना था। ऐसा करने वाले लोगों को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। इस तरह हमने 5, 6, 7 और 8 चारों आर्टिकल्स को कवर कर लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की, जो कहता है कि अगर इंडिया का कोई भी नागरिक खुद से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो ऐसे में उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 ये कहता है कि देखो, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 ये तय करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। और ये लोग जिन्हें भारत की नागरिकता मिली है वो हमेशा भारत के नागरिक माने जाते रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून ना बना दे जिससे इनकी नागरिकता छिन जाए। इसका मतलब आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऐसे कानून बना सकता है जिससे जो लोग ऑलरेडी नागरिक माने जा चुके हैं उनकी नागरिकता वापस ली जा सके। इसके अलावा आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को एक्वायर या टर्मिनेट करने से रिलेटेड नए कानून बना सकता है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी लोग इंडिया आए उन्हें नागरिक माना जाए या नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 से नहीं मिलती है। यानी ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी गई और इसीलिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, बहुत ही प्यारा समझाया है भाई, बहुत ही प्यारा। करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतवा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। साथ ही साथ हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 हमें ये बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था और कौन नहीं। इसका मतलब मतलब 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन सिटीजन था और कौन नहीं, वो हमें आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8 से पता चलता है। जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद ये सेम इन्फॉर्मेशन हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें बताता है कि किस तरह इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और किस तरह इंडियन सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के बारे में। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके बताता है। ये तरीके या कैटेगरीज हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यहाँ पर हमें 2 चीजें समझनी होंगी। पहला एप्लीकेशन, यानी किन लोगों पर ये कैटेगरीज अप्लाई होती हैं, और दूसरी चीज हमें समझनी है इन कैटेगरीज की कंडीशंस। कहने का मतलब, मान लो आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी कैटेगरी आप पर लागू होती है, और फिर हर एक कैटेगरी में अपनी कुछ कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। तो सबसे पहले हम इन सभी कैटेगरीज का एक ओवरव्यू देखते हैं। अगर किसी इंसान का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसके लिए बाय बर्थ कैटेगरी है। अगर जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो ऐसे लोगों के लिए बाय डिसेंट कैटेगरी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैटेगरी उन लोगों पर अप्लाई होती है जिनका ओरिजिन इंडिया है बट आज की डेट में वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं।
और फोर्थ कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये कैटेगरी उन फॉरेन नेशंस के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है बट इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। यानी कोई भी फॉरेन नेशनल जो इंडियन ओरिजिन का है उसके लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है, जबकि ऐसे फॉरेन नेशनल्स जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है वो इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इंडियन ओरिजिन का मतलब हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और लास्ट कैटेगरी है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वाली कैटेगरी से सिटीजनशिप ले सकते हैं। चलिए अब इन सारी की सारी कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी है बाय बर्थ। हमने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, बट कंडीशन ये है कि अगर बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो बच्चे को राइट अवे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा बिना ये जांचे कि उसके पेरेंट्स सिटीजन है या नहीं। अगर बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो बच्चे को इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई भी इंडियन सिटीजन है तो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए सिटीजनशिप की कंडीशन ये है कि बच्चे के मम्मी या पापा में से एटलीस्ट एक तो इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है और इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब बात यह है कि ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 जुलाई 1987 से पहले के जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें सिटीजनशिप बिना ये जांची दी जा रही थी कि उनके माता पिता इंडियन सिटीजन है या नहीं, बट 1 जुलाई 1987 के बाद पेरेंट्स सिटीजन है या नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कई बार पार्लियामेंट ने अमेंड किया है, जैसे कि 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में भी। इन अमेंडमेंट्स की वजह से ये कंडीशन समय समय पर चेंज होती गई और इन कंडीशंस में जो भी चेंजेस आप देख पा रहे हो वो इन्हीं अमेंडमेंट्स का नतीजा है। हमने अब तक देखा कि सिटीजनशिप बाय बर्थ कैटेगरी किन किन लोगों पर एप्लीकेबल है और साथ ही साथ कंडीशंस भी देखी, बट क्या सभी लोग जिनके लिए ये एप्लीकेबल है और जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं उन सभी को भारत की नागरिकता मिल सकती है? जी नहीं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर इंडिया में रहते हैं उनके बच्चे अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ ऐसे देश जिनके साथ इंडिया वॉर में है उन देशों के नागरिकों के बच्चे अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब सेकंड कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच पैदा हुए बच्चों को सिटीजन माना गया अगर उनके फादर इंडियन सिटीजन है तो। इसके अलावा 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए बच्चों को सिटीजन माना गया अगर उनके मम्मी या पापा में से कोई भी इंडियन सिटीजन है तो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद अब बाय डिसेंट सिटीजनशिप उन बच्चों को नहीं दी जा सकती जिनका जन्म देश के बाहर हुआ है, चाहे उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो भी। यानी ऐसे बच्चों पर अब ये कैटेगरी लागू नहीं होती है। उन्हें अगर सिटीजनशिप लेनी है तो 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, यानी उनके पेरेंट्स को इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर उस बच्चे को रजिस्टर कराना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैटेगरी उन लोगों पर अप्लाई होती है जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट आज की डेट में किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। यहाँ पर जो ये टर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक्चुअली ये लोग वो लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल इन देशों को छोड़कर किसी और देश के नागरिक हैं और जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो या फिर वो खुद, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से भी, यानी 4 जनरेशन में से एटलीस्ट कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो या फिर उन टेरिटरीज में पैदा हुआ हो जो इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया के पार्ट बने हो। इसके अलावा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी कहा जाता है जिन्होंने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो। इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन किन लोगों पर एप्लीकेबल है। अब हम कंडीशंस को समझते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं ये हम समझेंगे एक कहानी से। मान लो ये 2 मैरिड कपल्स हैं AB और XY, ये चारों इंडियन सिटीजन हैं। अगर बच्चा बाहर हो गया तो कोई मतलब नहीं है फिर, हाँ, रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इन्हें काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा और जैसे कि अमेरिका पहुंचकर बहुत सारे लोग करते हैं, अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद इनके बच्चों का जन्म अमेरिका में ही हो गया। बच्चों का नाम था C और Z। अब इनके पास ऑप्शन है कि अपने बच्चे को अमेरिका की सिटीजनशिप दिलवाना चाहते हैं या इंडिया की। अगर इन्हें अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलवानी है तो इन्हें कॉन्सुलेट में जाकर अपने बच्चे को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ये है रजिस्ट्रेशन का पहला तरीका। बट ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि सब लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवा दें। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या कि A और B का ऑफिस असाइनमेंट खत्म हो गया और इन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। काफ़ी साल हो गए और अब C भी 18 साल का हो गया। उसको पता चला कि वो इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका का नागरिक है। अब उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। इसका आंसर है येस, क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है और उसके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन है, इसीलिए वो अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकता है। ये है रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका। उधर XY जो थे वो तो अमेरिका में ही बस गए थे, इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ दी थी और अमेरिका की ही सिटीजनशिप ले ली थी और इस बात को अब काफी साल हो चुके थे। तो अब उनको लगा कि अमेरिका में वो मजा नहीं है, वापस से इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो क्या इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। इसके 2 तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि इन्होंने OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बनवा रखा है या नहीं। अगर OCI कार्ड नहीं बनवाया है तो ये इंडिया आकर 7 साल रहें और फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवाएं। ये प्रोसीजर है और ये है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का तीसरा तरीका। और अगर ये 5 साल से OCI कार्ड होल्डर हैं तो ये इंडिया आकर सिर्फ 1 साल रहेंगे और उसके बाद अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हुआ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का चौथा तरीका। बट Z का क्या होगा? क्या उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है या फिर उसे वेट करना होगा कि पहले उसके पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन बन जाए और फिर बाद में वो अप्लाई करे? देखो, Z के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है 4 और 5 जो कि उसके पेरेंट्स पर भी अप्लाई हुई थी बेस्ड ऑन कि उसके पास OCI कार्ड है या नहीं। इसके अलावा Z के लिए एक क्लॉज और है
और वो क्लोज ये कहता है कि अगर कोई इंसान 18 साल का हो चुका है और उसके मम्मी या पापा में से कोई पहले इंडिया का सिटीजन था, मतलब अभी होने की जरूरत नहीं है, अगर पेरेंट्स पहले इंडियन सिटीजन थे तो वो इंडिया में आकर 12 महीने रहने के बाद अपने आप को वो सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवा सकता है। ये हुई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की 5th कंडीशन। तो इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज के थ्रू, लेकिन एक केस अभी भी छूट रहा है। जब हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात की थी तो हमने कहा था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी माना जाएगा जो किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कंडीशन ये है कि वो इंडिया आकर 7 साल रहें और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की 6th कंडीशन। अब आप जरा वो कहानी याद करो और ट्राई करके देखो कि क्या आपको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की वो 6 की 6 कंडीशंस याद हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपना हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सिटीजनशिप एक्वायर करने के 3 तरीकों को देखा था, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन। चलिए अब सिटीजनशिप एक्वायर करने की नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं, जिसका नाम है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये कैटेगरी अप्लाई होती है उन फॉरेन नेशनल्स पर जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं। अब इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी देखते हैं। इस कैटेगरी में जो भी अप्लाई करता है उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है, और खास करके 15th ईयर का, जिस साल वो बंदा नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करता है। एप्लीकेशन की डेट के पिछले 12 के 12 महीने एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में ही रह रहा होना चाहिए, और उसके पहले के 14 सालों में कुल मिलाकर एटलीस्ट 11 साल एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 साल रहना जरूरी है नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये तो बस अभी 2 ही कंडीशन हुई, कंडीशंस और भी हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि इंडिया के 8th शेड्यूल में जो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज की ठीक ठाक नॉलेज एप्लीकेंट को होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, और हाँ, ये भी देखा जाएगा कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद क्या वो इंडिया में और ज़्यादा रहना चाहता है या जस्ट उसके बाद उसका काम खत्म हो रहा है और वो चला जाएगा। बट इतना सब करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेंट की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया सिर्फ उन देशों के नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता देता है जिन देशों में भारत के नागरिकों को भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू उनके देश में नागरिकता मिलती हो। यानी अगर ये भाई साहब किसी ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलती है, तो इनकी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और हाँ, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इसीलिए जैसे ही इन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी इन्हें अपने ओरिजिनल देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हमने नेचुरलाइजेशन की काफ़ी सारी कंडीशन देखी, लेकिन नेचुरलाइजेशन के केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट इन कंडीशंस को रिलैक्स कर सकती है। मान लो अगर बिल गेट्स इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको 14-15 साल वेट कराएगी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में तो गवर्नमेंट अपने इन कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। ये थी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और लास्ट कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए ये कैटेगरी अप्लाई होती है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी के तभी तय करेगी कि उस टेरिटरी में रहने वाले किस इंसान को भारत का नागरिक माना जाएगा और किसको नहीं। अब थोड़ा सिटीजनशिप एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सिटीजनशिप एक्ट आते हैं इस पर। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन। इन 55 को पार्लियामेंट ने कई बार अमेंड किया है, जैसे कि 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में भी। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर काफ़ी हल्ले हुए हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। 2019 अमेंडमेंट जो है वो लिंक्ड है 2003 के अमेंडमेंट से। देखो, सिटीजनशिप एक्ट 2003 में अमेंडमेंट के थ्रू एक टर्म ऐड की गई थी, वो टर्म थी इलीगल माइग्रेंट। और पहली बार ये डिफाइन किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स उन लोगों को बताया गया था जो बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा के इंडिया में घुस आते हैं, और वो लोग भी जो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में ही पड़े रहते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से एक इलीगल माइग्रेंट के लिए इनमें से कोई भी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती है, ना सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ना सिटीजनशिप बाय डिसेंट और ना ही नेचुरलाइजेशन। और इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चे भी अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यहाँ पर यह बदलाव हुआ कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर आते हैं या फिर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। यानी धर्म के आधार पर ये चूज़ किया जा रहा है कि इलीगल माइग्रेंट है या नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वीज़ा के ऊपर। तो इसी के ऊपर थोड़ा विवाद है। हालांकि एक पक्ष ये है कि ये कम्युनिटीज़ इन 3 देशों में माइनॉरिटीज़ हैं और इंडिया इन माइनॉरिटीज़ को रक्षण देना चाहता है। तो हमने देखा कि किस तरह हम सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जा सकती है। अब हम समझेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप लूज करने के बारे में क्या कहता है। यहाँ पर हमें सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके मिलते हैं।
Renunciation, termination टर्मिनेशन और deprivation। डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन का मतलब है कि अगर कोई सिटीजन अपनी खुद की इच्छा से इंडियन गवर्नमेंट को ये डिक्लेरेशन सबमिट करता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, तो इसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस इंसान की अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसको भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सिटीजनशिप लूज करने का दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप का तीसरा तरीका है बाय डेप्रिवेशन। इस तरीके में हम एक एक करके वो 5 कंडीशंस देखेंगे जिनसे इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंडियन सिटीजन की नागरिकता छीन सकती है। एक कंडीशन तो ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि बंदे ने सिटीजनशिप लेने के लिए किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया था, मतलब क्रेजी चीजें चल रही हैं भाई। ओके, पर इंडिया तो अलाउ नहीं करता ना, तुम बाहर जाके ले आओगे तो तुम्हारी इंडिया वाली तो कैंसिल होनी ही है। I'm coming. I need to pee. Bye. I need to pee.